हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं वेव्स के नेक्स्ट चैप्टर की। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा फिर से वही क्वेश्चन कि क्या आप अपने गोल की तरफ, जो आपने टारगेट सेट किया है उसकी तरफ आप एकदम जैसे आप प्लान कर रहे थे उसी तरीके से जा रहे हैं? क्या आप उतनी ही प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या आप उतने ही मोटिवेटेड हैं या नहीं? अगर नहीं है तो कैसे भी करके अपने मोटिवेशन को बढ़ाइए। उस टारगेट के बारे में सोचिए जो टारगेट आपने रखा हुआ है। रिजल्ट के बारे में सोचिए कि सर आप डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनने के बाद आपकी लाइफ क्या हो सकती है? जब आप इतना सोचेंगे तब डेफिनेटली आप मोटिवेटेड फील करेंगे। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, सपने देखने से नहीं होगा, आपको एफर्ट भी उतने ही डालने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूं सर 16 से 18 लाख लोग इस सपने को देख रहे हैं आज की डेट में इस साल, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20-30 हजार लोगों का वो सपना पूरा कन्वर्ट होगा, पूरा हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सर फाइट आपकी बहुत ज्यादा लोगों से, कंपटीशन आपका बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ सपने मत देखिए सर, आप एफर्ट डालना स्टार्ट किया। जो एफर्ट डालेगा, जो जितना ज्यादा एफर्ट डालेगा, जितना शिद्दत से लगेगा, उसका सपना पूरा होगा फॉर श्योर। चलिए, my name is Vivek Singh Rathod and let's start up a new lecture. So in this lecture we are going to cover the interference of waves, right? अभी तक हमने बात की थी बेसिक्स ऑफ वेव्स की, वेव्स कितने टाइप्स की हैं, एंड वी हैव सीन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव्स, और उसमें हम बात करते हैं ट्रांसफर वेव, वेव्स एंड स्ट्रिंग के बारे में। हमने बेसिक पैरामीटर्स वगैरह हमने देखे थे। आज हम बात करने वाले हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। सो व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स? लेट्स सी दैट। मैंने कहा सर सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है? सर अगर एक ही पॉइंट पर एक से ज्यादा वेव आ रहे हैं, एक से ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? ठीक है, अगर आपने बोला कि सर एक वेव ऐसे आ रही है, दूसरी वेव और आ रही है, दो अलग अलग सोर्सेज से एक ही मीडियम में अगर वेव आ रही है, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, जो उन दोनों से बन के एक नई वेव बनेगी, उसकी इक्वेशन कैसी होगी, वो कैसी दिख रही होगी, उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में भी हमने कहा सर एक स्पेशल केस की बात करें, जिसकी हम बात करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। हमने कहा सर सुपरपोजिशन की तो बात हमको करनी ही करनी है। हमने कहा सर ऐसे सोर्सेज के वेव्स के बीच की सुपरपोजिशन है जिनको हम बोलते हैं कोवेलेंट सोर्सेज। If the sources are coherent, coherent sources means सर कि सर किसी भी पॉइंट पर दो वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं होगा। मतलब कि वो फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट होगा। ऐसे सोर्सेज की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इंटरफेरेंस के लिए हम दो कंडीशन लेके चलते हैं। मैंने कहा सर हमारे लिए अगर हम कोहेरेंट सोर्सेज की बात करें तो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। कांस्टेंट फेज डिफरेंस के लिए हम क्या कर लेते हैं सर, अगर हम दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम मान लें तो हमारा फेज डिफरेंस कैसा आने वाला है? कांस्टेंट आने वाला है। ठीक है, तो हमने कहा ऑलमोस्ट सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी। हम दो वेव्स ऐसी ले रहे हैं जिनका एम्पलीट्यूड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर एम्पलीट्यूड में बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ तो भी हम इंटरफेरेंस को फील नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आप बोलो एक बहुत ज्यादा है एम्पलीट्यूड, एक बहुत कम है, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो शायद आपको ये नहीं, बड़ी वाली जो बहुत ज्यादा वाली वेव एम्पलीट्यूड वाला वेव है उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, मैंने कहा सर एक मान लो ना, एक 100 मीटर की डिस्टेंस है और एक 1 मीटर की डिस्टेंस है, उनको दोनों को ऐड भी कर दोगे तो 101 हुआ। तो 101 देखने से फील आएगा कि यार 100 से बहुत ज्यादा है क्या? नहीं, राइट। तो आप बोलते हो इसलिए डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं। अगर हमें इंटरफेरेंस को फील करना है तो एम्पलीट्यूड में जो डिफरेंस होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए। राइट, तो हमने कहा सर सिंपली हम बात करें इंटरफेरेंस के, हम ध्यान रखें कि फ्रीक्वेंसी हम सेम रखने वाले हैं और हम एम्पलीट्यूड को कैसा रखने वाले हैं? ऑलमोस्ट सेम रखने वाले हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी सम मैथमेटिकल पोर्शन। अगर हम बात करें, हमने कहा देखिए दो वेव्स हमने ले लिए सर, एक ही पॉइंट पर आ रही हैं, A1 sin kx माइनस ओमेगा टी और A2 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। हमने दोनों वेव्स का देखिए एम्पलीट्यूड A1 और A2 ले रखा है, ओमेगा दोनों का सेम रखा है क्योंकि हमने कहा फ्रीक्वेंसी कैसी है? सेम है, और हमने उनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस ले रखा है। राइट, अगर आप ये है फेज, इसका और इसका डिफरेंस लोगे तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई डिफरेंट फेज मिलेगा ही मिलेगा। राइट, इसी को हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। ये जो क्वांटिटी है इसको इसमें से डिफरेंस करेंगे तो आप बोलोगे जो आपका रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। मैंने कहा इन दोनों के रिजल्टेंट से जो नई वेव बनेगी उसको हम क्या लिखेंगे? y1 प्लस y2, और उसका कुछ ये फॉर्मेट होगा a sin kx माइनस ओमेगा टी डेल्टा फाई बाई 2। डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स। a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। राइट, जो रिजल्टेंट बनेगा उसका एम्पलीट्यूड बनेगा, उसके एम्पलीट्यूड का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो कितना आएगा? दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। राइट, अगर आपको याद हो एसएचएम में हमने जब दो एसएचएम का रिजल्टेंट लिया था, सुपरपोजिशन किया था, तो फेजर डायग्राम यूज किया था। फेजर डायग्राम का जो एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट आता था वो कुछ ऐसे ही आता था। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे वेव का भी आएगा, वो सिमिलर काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि फेजर डायग्राम आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। हालांकि हम इंटरफेरेंस में बहुत बेसिक कहते हैं ना, दो स्पेशल केसेस की बात करते हैं तो हमें ज्यादा फेजर डायग्राम की जरूरत पड़ती नहीं है, बट आप अगर कभी जरूरत पड़ती है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए मैंने कहा सर अगर मैं मान लेता हूं ओमेगा सेम है, अगर ओमेगा सेम होता है तो हमने बोला आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ध्यान रखिए दिस इज ओनली वैलिड व्हेन ओमेगा इज सेम, अदरवाइज आई इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस लेक्चर, राइट। आपने बोला कि सर अगर ओमेगा सेम है तो आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो हम बोलते जहां जहां ए स्क्वायर है उस जगह पे हम क्या रख देंगे, आई से रिप्लेस कर देंगे, और जहां ए है उसको हम रूट आई से रिप्लेस कर देंगे। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई दोनों वेव का रिजल्टेंट इंटेंसिटी दैट केम एज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई। तो ये है एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट और ये है इंटेंसिटी का रिजल्टेंट। दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द टू वेव्स आफ्टर इंटरफेरेंस, राइट। ये I1 I2 क्या है सर, इंडिविजुअल वेव्स की इंटेंसिटी है, Y1 और Y2 की इंटेंसिटी दे रखी है, ठीक है। मैंने कहा ये दो फॉर्मुलेस काफी इंपॉर्टेंट है, ये एम्पलीट्यूड का हो गया, ये आपका किसका हो गया, बेसिकली इंटेंसिटी का हो गया। अब मैंने कहा सर इसमें हम दो स्पेशल केस कहने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैंने कहा इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज 2 n पाई, इट मींस या तो उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 है या फिर 2 पाई के मल्टीपल्स में है। आप कह सकते हो कि यार वो हमेशा कैसे दिखेंगे, सेम फेज में दिखेंगे, है ना। आप बोलते हो कि सर एक ही टाइम पे अगर उनके वेव का स्ट्रक्चर देखोगे तो आप देखिए दोनों सिमिलर दिखेंगे। अगर सेम टाइम की बात करेंगे, दोनों के सेम टाइम पे अगर मैंने क्या किया, कैप्चर किया, तो आप बोलोगे सर कुछ वेव ऐसे ही दिखेंगे, हर दोनों ही पार्टिकल इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो आप बोलोगे कि उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 2 n पाई है, ठीक है। अगर फेज डिफरेंस 2 n पाई है तो आपको मालूम है cos डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, दैट इज मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, डेल्टा फाई और डेल्टा एक्स के बीच का रिलेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो वहां से हम डेल्टा एक्स की बात कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि दो वेव्स के बीच में अगर पाथ डिफरेंस है तो वो n लैम्डा होना चाहिए, राइट। इट मींस लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए, या तो फेज डिफरेंस 0 हो या फिर लैम्डा के मल्टीपल्स में हो, ओके। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा सर, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो दैट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम इन दिस केस, राइट। दो वेव्स के बीच में जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का हो सकता है वो इस केस के लिए हो सकता है, राइट। तो आपने बोला दैट विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2, एंड इंटेंसिटी भी इस केस के लिए जो मैक्सिमम होगी, हमेशा ध्यान रखेंगे कंस्ट्रक्टिव, तो वो दैट विल कम एज रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले में गलतियां नहीं करेंगे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को नाम कंस्ट्रक्टिव क्यों किया, क्योंकि मैंने कहा सर दो वेव्स के बीच में मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड एंड मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी मिलती है इस पर्टिकुलर केस के लिए, दैट्स व्हाई दिस इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव। मैंने उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। मैंने कहा मान लो ये दो वेव हैं, दोनों वेव आपकी सिमिलर फेज में दिख रही है, सेम फेज में दिख रही है, इन दोनों को जब आप कंबाइन होगे तो इनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, सम अप हो जाएगा, राइट। तो आप बोलोगे जो नई वेव आपको रिजल्टेंट आई वो कुछ इस शेप की मिल रही होगी, ठीक है। अब मैंने कहा इसमें भी आप एक केस देख लेते हैं। मैंने कहा अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है, मैंने कहा अगर A1 A2 इक्वल टू A0 है, अगर एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है, ओमेगा सेम है, तो आप बोलोगे इंटेंसिटी भी कैसी होगी, सेम होगी। तो आप बोलोगे I1 I2 हमने क्या बोल दिया I0। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड को सेम रख देंगे तो आपने बोला कि जरा देखिए यहाँ पे A1 प्लस A2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2A0 आ जाएगा, और रूट I1 प्लस रूट I2 के होल स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, I इक्वल टू 4I0 हो जाएगा। So these are the maximum amplitude and intensity that came in case of constructive interference. So now we'll see the destructive interference. So in the destructive interference, मैंने कहा सर destructive interference के लिए मैंने कहा डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होगी सर, आप बोलेंगे odd multiples of pi होगा। For the odd multiples of pi अगर हम cos डेल्टा फाई निकालें क्या आता है, वो -1 आता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालें तो डेल्टा एक्स क्या होंगे, odd multiples of lambda by 4 होंगे, राइट। ये n की वैल्यू आप 0 1 2 3 रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। मैंने कहा जब ऑड मल्टीपल्स होगा तो आप बोलोगे जो एम्पलीट्यूड का जो रिजल्टेंट आएगा वो A1 माइनस A2 दोनों के डिफरेंस के बराबर आएगा, राइट। क्योंकि जैसे आप बोलोगे cos डेल्टा फाई की वैल्यू आप क्या रखेंगे -1, तो जो रिजल्टेंट आएगा एम्पलीट्यूड का वो आएगा A1 माइनस A2, मतलब एम्पलीट्यूड का डिफरेंस के बराबर आएगा। सिमिलरली अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो इंटेंसिटी का जो वैल्यू आएगा रिजल्टेंट का, दैट विल कम एज अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। एंड दो वेव्स जिनके बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है, दिस इज द मिनिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड एंड द इंटेंसिटी एज वेल, ठीक है। मैं कहा वो देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहे होंगे। मैंने कहा ये दो वेव जब आउट ऑफ फेज होंगी, दोनों वेव्स कैसी हैं, आउट ऑफ फेज होंगी, इसका मतलब आप बोलते हो कि जो फेज डिफरेंस है वो ये पाई है या फिर पाई के ऑड मल्टीपल्स हैं। तो आप बोलोगे सर दीज टू वेव्स आर बेसिकली, आप बोलोगे कि सर आउट ऑफ फेज है, ठीक है। मैंने कहा जब इनका रिजल्टेंट लोगे तो देखिए, क्योंकि आप बोलोगे जब यहाँ पे ये पॉजिटिव मैक्सिमम की तरफ लेके जा रहा है, ये वाले पार्टिकल को नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ लेने की कोशिश कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर देखिए। कुछ इस तरीके से आपको ये वेव दिख रही होगी जब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, क्लियर। मैंने कहा इसमें भी एक स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। अगर दोनों ही वेव्स के एम्पलीट्यूड कैसे हैं, सेम है, अगर एम्पलीट्यूड सेम है
तो आप बोलोगे इंटेंसिटी भी सेम होगी, और अगर इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड सेम है तो देखिए यहाँ पे a1 माइनस a2 कितना हो जाएगा 0। सिमिलरली रूट i1 माइनस रूट i2 भी कितना हो जाएगा 0। तो आप बोलेंगे कि सर अगर दो वेव्स जिनके दोनों के एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी सेम है एंड दे आर बेसिकली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म कर रही हैं, तो आप बोलोगे उनकी जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो कैसी आएगी, जीरो एम्पलीट्यूड जीरो इंटेंसिटी की आने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये कुछ बातें हमने की थी ट्रांसवर्स वेव्स की थी, या और जनरल जो भी आप बोल सकते हैं पैरामीटर्स या फिनोमेनन की बात की थी। इसमें जो स्टैंडिंग वेव की बात करेंगे, ठीक है, वो मैं साथ में करूंगा साउंड की और स्ट्रिंग वेव्स की। स्टैंडिंग वेव को मैं एक साथ आपको दिखाऊंगा, राइट। इसलिए पहले अपन बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में बेसिक आपको पता ही है कि सर वो कुछ ऐसे होता है, ये देखिए आप बोलते हैं एक जनरल यूनिफॉर्म मीडियम था, आपने एक तरफ से उसको कुछ कंप्रेशन या आप बोल सकते हैं कि एक्सपेंशन किया, तो कंप्रेशन और एयरफ्रिक्शन जो होता है या एक्सपेंशन होता है वो पार्टिकल में आगे ट्रैवल होता है, वाइब्रेट किया आपने पार्टिकल को। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली होती है कि जो मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, राइट, जो कि मीडियम पार्टिकल्स हैं, और जो मोशन ऑफ द वेव है वो एक ही लाइन के अलोंग होती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। फॉर एग्जांपल मैंने कहा अपनी साउंड वेव से, साउंड वेव में क्या था, अपना जो वॉइस बॉक्स है दैट इज जस्ट वाइब्रेटिंग, वो अपनी जगह वाइब्रेशन है, तो वी आर जस्ट क्रिएटिंग सम रैंडम वाइब्रेशंस। हमने उन वाइब्रेशंस को क्या कर दिया है, कोड दे दिया है कि सर इस टाइप के वाइब्रेशंस का मतलब ये होता है, तो हमें वो समझ में आने लगी। अदरवाइज अगर आप देखिए तो वी आर जस्ट क्रिएटिंग रैंडम वाइब्रेशन। शायद आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, बट यस वी आर जस्ट क्रिएटिंग रैंडम वाइब्रेशंस। ये रैंडम वाइब्रेशंस की आपके और हमारे बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो सेम है, इसलिए आप हमको समझ पा रहे हैं। अगर आप बात करेंगे सर एनिमल्स की बात करेंगे, ठीक है, दे हैव क्रिएटेड देयर ओन सेट ऑफ वाइब्रेशंस, तो इसलिए वो आपस की लैंग्वेज समझ पाते हैं जो कि हम नहीं समझ पाते हैं। सेम वे जो एनिमल्स हैं उनको हम भी वैसी आवाज करते हुए फील होते होंगे, राइट। आप किसी दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं जहां आपकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, राइट, उनको नहीं पता होता कि आपकी लैंग्वेज क्या है, तो क्या होता है उनके जो साउंड्स हैं वो आपको लगता है अरे बड़े अजीबोगरीब साउंड्स क्रिएट कर रहे हैं। सिमिलरली उनको भी ये लगता है यार वी आर क्रिएटिंग जस्ट रैंडम साउंड्स, ठीक है। तो हमने क्या किया है, जो सेट ऑफ साउंड्स की हमने कुछ डेफिनेशन डिसाइड कर दी जो कि हम दोनों लोग समझ पा रहे हैं, इसलिए हम एक दूसरे हमको लग रहा है हम बोल रहे हैं, ये जस्ट क्रिएटिंग रैंडम साउंड। यस, तो दीज आर जस्ट रैंडम साउंड्स। इनकी डेफिनेशन आपको हमको नहीं पता है, तो वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस, बट यस जो पैटर्न में आप बोलते हैं, जो साउंड्स मैं अभी क्रिएट कर रहा हूं, दैट has some specific meaning for both of us and that's why we are able to understand। तो वाइब्रेशन में क्या करते हैं, हम एयर मॉलिक्यूल्स को धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स होगा, आसपास एयर मॉलिक्यूल, तो वो एयर मॉलिक्यूल्स को बाहर वाले एयर मॉलिक्यूल को धक्का दिया, फिर वो यहाँ वाले एयर मॉलिक्यूल्स को धक्का देंगे, फिर वो आपके पास वाले एयर मॉलिक्यूल्स को धक्का देंगे, और आपके कान के पास वाले जो आप, तो एयर मॉलिक्यूल्स का जो पैटर्न है मूवमेंट का, वो आपके जो कह सकते हैं ना, आपका जो साउंड जाता है, आप जिसको बोलते हैं ईयर ड्रम्स होते हैं ना, तो वो पैटर्न फील करता है। वो क्या एक मैम्ब्रेन है, मैम्ब्रेन पे क्या होता है, एयर पार्टिकल्स आके हिट करेंगे, तो मैम्ब्रेन क्या होती है, वाइब्रेट होती है, और वो पैटर्न को आपका बेसिकली जो माइंड है वो रीड कर रहा होता है, तो हमको लगता है हम साउंड सुन पा रहे हैं। दैट इज नथिंग बट द एयर पार्टिकल्स का जस्ट वाइब्रेशन, ठीक है। वो एयर पार्टिकल जो वाइब्रेशन है वही बेसिकली साउंड है। अब देखिए इसमें जो मोशन हो रहा है वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, और हमारे पार्टिकल्स भी एक्स डायरेक्शन में ही है, तो हम इसको एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, अगर हम बात करें तो x इक्वल टू एक्स के फॉर्म में इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे, राइट। y तो लिख नहीं सकते y में, या तो आप बोलते हो कि सर आपने मोशन भले x में हो रहा है लेकिन हम उसको y के टर्म्स में लिख लें, मैं उसको s के टर्म्स में लिख लेता हूँ, राइट। s क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट बोल देता हूं मैंने कहा x इक्वल टू 2 वाला पार्टिकल है, x इक्वल टू 2 वाला पार्टिकल अपनी जगह डिस्प्लेसमेंट करेगा, राइट। तो अपनी x इक्वल टू 2 मीन पोजीशन से कितने डिस्प्लेस हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, वो हमको s से पता चलेगा, ध्यान रखेंगे। तो s इज ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी x डायरेक्शन। यहाँ पे जब हम x की वैल्यू x इक्वल टू 2 रखेंगे, इसका मतलब वी आर पुटिंग दी x इक्वल टू 2, मतलब वो पार्टिकल जिसकी मीन पोजीशन x इक्वल टू 2 है। यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 आ रही है, इसका मतलब क्या है सर, वो अपनी मीन पोजीशन यानी x इक्वल टू 2 से 2 मीटर आगे है, ठीक है। -2 आ रहा होता तो आप बोलते हैं अपनी मीन पोजीशन से पीछे की तरफ -2 है, राइट। उसकी पोजीशन नहीं है वो 2, वो अपनी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस किया है वो बता रहा है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। देखिए आपने जो ट्रांसफर वेव, उसमें आपका जो मोशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स है वो काफी कुछ हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इक्वेशन से हमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, हमें यहाँ पे प्रेशर वेरिएशन हो रहा है, राइट, कंप्रेशन हो रहा है, रेयरफेक्शन हो रहा है, पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, कहीं पे डेंसिटी बढ़ रही है पार्टिकल्स के, कहीं पे डेंसिटी कम हो रही है। तो यहाँ पे अगर हमें प्रेशर के फॉर्म में अगर हम इक्वेशन में, तो हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इसलिए जनरली हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को हम प्रेशर वेव के फॉर्म में लिखते हैं।
तो अगर मैंने कहा अगर सेम इक्वेशन की अगर हम प्रेशर इक्वेशन लिखेंगे तो दैट विल कम एज डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा पी नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। प्रेशर में वेरिएशन कितना हो रहा है, राइट। सो प्रेशर के वेरिएशन के फॉर्म में अगर मैं यहाँ पे साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी वाली वेव ली है तो इसके लिए आप लिखोगे कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। इट मीन फॉर द सेम वेव अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखूं और प्रेशर इक्वेशन लिखूं तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, पाई बाय 2। देखिए यहाँ साइन था तो यहाँ कॉस में कन्वर्ट हो गया। तो सेम वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एंड प्रेशर वेव की जो इक्वेशन होती है उसमें पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होता है। डेल्टा पी नॉट क्या है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द प्रेशर वेव इक्वेशन, और यू कैन से द मैक्सिमम चेंज इन द प्रेशर। सो आप बोलते हैं ये किसके बराबर आता है, दैट कम्स एज बी एस नॉट इंटू के, वेयर बी इज द बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम, एस नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एंड के इज दिस के एंगुलर वेव नंबर। अब यहाँ पे देखिए कंप्रेशन हो रहा है, रेयरफेक्शन मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली मीडियम पार्टिकल्स को आप कंप्रेस कर रहे हो, एक्सपांड कर रहे हो, तो आप बोलोगे सर जब भी हम इस टाइप का काम करते हैं तो बल्क मॉडुलस प्लेज अ रोल, ठीक है। तो आप बोलते हो कि बल्क मॉडुलस, याद है एक्सपेंशन में हमने ये चीज पढ़ी थी, जब भी आप किसी बॉडी को एक्सपैंड करते हो या आप कहते हो कंप्रेस करते हो तो वहां पे बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, राइट। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑब्वियसली बात है दैट विल प्ले अ रोल। तो आपने बोला यस, तो अपना रोल प्ले कर रहा है। अब इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स की हमने और बात की। मैंने कहा सर देखिए क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है तो जहां पे आप बोल सकते हो कि जो एस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की जो वैल्यू 0 आएगी, मतलब आप बोलोगे इफ द डिस्प्लेसमेंट एस की वैल्यू जहां जहां 0 आ रही होगी उस पॉइंट पे, मतलब जिस पॉइंट पे आप बोलते हो एस की वैल्यू 0 आएगी उस पॉइंट पे आप बोलोगे डेल्टा पी या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो मतलब जिस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन की वैल्यू 0 आ रही होगी आप बोलते हो कि सर वहां पे या तो कंप्रेशन बन रहा होगा या रेयरफेक्शन बन रहा होगा। सिमिलरली मैंने कहा जब डेल्टा पी की वैल्यू 0 आ रही होगी, जहां पे जिस पॉइंट पे आप बोलते हैं जिस टाइम पे डेल्टा पी की वैल्यू 0 आ रही होगी तो उस टाइम पे इसका मतलब वो जो पार्टिकल है वो अपनी इक्वेशन, अपनी जो आप बोल सकते हो कि मीन पोजीशन से या तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर गया होगा, मतलब पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे चला गया होगा या फिर नेगेटिव पे होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखने का मतलब कि जब जब एस 0 होगा उस पॉइंट पे या तो कंप्रेशन बन रहा होगा या रेयरफेक्शन बन रहा होगा, और मैंने कहा जब जब डेल्टा पी 0 होगा तो उस पॉइंट पे एस की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। ये डायरेक्ट आप थोड़ी सी कुछ बातें आप याद रखेंगे, दैट इज बिकॉज phase difference between the S and delta P equation are basically pi by 2. So now we are going to discuss the speed of longitudinal wave. जैसे ही हमने बात की थी speed of transfer wave की, हम वैसे ही हम बात करने वाले speed of longitudinal waves की। मैंने कहा अगर मैं बोलूं किसी मीडियम में सर स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें, so that can be given as b equal to root b of by rho, where b is the bulk modulus of the medium and the rho is the density of the medium, ठीक है। मैंने कहा अगर सॉलिड्स की बात करें तो ये बल्क मॉडुलस की वैल्यू को हम यंग्स मॉडुलस से रिप्लेस करते हैं, बिकॉज सॉलिड्स के लिए जो बात कर रहे हैं तो यंग्स मॉडुलस मेक्स बेटर सेंस, राइट। बल्क मॉडुलस इज यूज फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस एंड सॉलिड्स के लिए हम बल्क मॉडुलस को यंग्स मॉडुलस से रिप्लेस कर देते हैं। अब इस फॉर्मूले को देख के लगता है कि सर v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, मतलब जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होगी आप बोलोगे v जो है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है वो डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। बट एक्चुअली अगर हम बात करें कि सर v अगर हम बात करें सॉलिड्स में बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, फॉर एग्जांपल साउंड की बात कर लेते हो, साउंड की स्पीड सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड देन गैसेस। मैंने कहा व्हाई इज इट सो, बिकॉज सी डेंसिटी पे नो डाउट आप बोलोगे इसी तरीके से डिपेंड करती है, बट सर यहाँ पे मॉडुलस बल्क मॉडुलस पे भी डिपेंड कर रही है, यंग्स मॉडुलस पे। तो जो सॉलिड्स के लिए यंग्स मॉडुलस इज टू हाई, राइट। अगर आप बोलोगे यंग्स मॉडुलस की वैल्यू बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस से कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होता है, तो वो जो रेशियो है उसके बेसिस पे अगर हम फाइंड आउट करोगे y बाय रो या b बाय रो का जो रेशियो है वो सॉलिड्स के लिए बहुत ज्यादा आता है, लिक्विड्स के लिए थोड़ा कम आता है एंड गैसेस के लिए और भी कम आता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होती है, और इस फॉर्मूले को देख के हमेशा हमें दिमाग में गलत चीज आ रही होती है, ऑपोजिट चीज आ रही होती है, ठीक है। उसके बाद आप बोलते हो फिर लिक्विड्स में होती है एंड देन गैसेस में होती है। अब हमने कहा कि सर अब स्पीड ऑफ साउंड, अभी तो हमने लॉन्गिट्यूडनल जनरल बात की, तो हमने कहा स्पीड ऑफ साउंड अगर हम एयर में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन फॉर्मूला। न्यूटन ने कोशिश की चलो स्पीड ऑफ साउंड निकालते हैं। पहली बात तो उसने क्या बोला कि ये जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन हो रहे हैं, देखिए आप उसे आइडियल गैसेस की बात करें, ठीक है। आपने अगर थर्मोडायनेमिक्स और केटीसी में बात करी थी कि जब भी आप किसी गैस को कंप्रेस करोगे, मतलब प्रेशर वॉल्यूम वगैरह में चेंज करोगे, ठीक है, तो उनकी हमने स्टडी पढ़ी हुई है कि सर वो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, है ना। आप बोलते हो कि सर आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। तो उसने क्या बोला न्यूटन फॉर्मूला ने, न्यूटन ने ये अज्यूम किया कि सर ये जो साउंड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे मुझे टेम्परेचर में ऐसा कोई चेंज होता हुआ दिखता नहीं है, तो उन्होंने अज्यूम किया कि सर जो फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन रेयरफेक्शन है आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह उन्होंने अज्यूम किया।
तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू अगर हम बात करें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट कम्स एज बी इक्वल टू पी, प्रेशर के बराबर आती है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो उसने जो वैल्यू निकाली वो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p बाय रो, एंड दैट कम्स एज 280 मीटर पर सेकंड के अराउंड, नियर बाय 280 पर सेकंड हमारी जो वैल्यू आई। बट एक्चुअल में हम ऑलरेडी मेजर कर चुके थे, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 280 से कहीं ज्यादा 330 के अराउंड आती है, तो इसका मतलब देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, तो लाप्लास ने बाद में उसको करेक्ट किया, इसलिए उसको हम लाप्लास करेक्शन बोलते हैं। उन्होंने बोला कि सर ये जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हम उनको, हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, हम एडियाबैटिक प्रोसेस की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब सडन है। आप देखना वाइब्रेशन हम कर रहे हैं तो बहुत सडन वाइब्रेशंस होते हैं, राइट। आप बोलते हो कि ये जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन जो प्रोसेस है वो एक सडन प्रोसेस होते हैं, तो आप बोलते हैं उनको एडियाबैटिक कंप्रेशन रेयरफेक्शन की तरह हम ट्रीट करेंगे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर आपको बल्क मॉडुलस की बात वैल्यू की बात करें तो होता है दैट इज बी इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ पी, b is equal to gamma times of p, तो आप बोलोगे जो स्पीड का फॉर्मूला आएगा दैट विल कम एज अंडर रूट ऑफ गामा p बाय रो। अब यहाँ पे अगर हम एयर के लिए गामा p और रो की वैल्यू रखते हैं तो दैट कम्स एज स्पीड ऑफ साउंड कम्स एज नियर बाय 330 मीटर पर सेकेंड सर, जो कि हमारी जो कैलकुलेटिव एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसके काफी क्लोज है। तो हम बोल सकते हैं कि लाप्लास की बातों में थोड़ा सा दम था, इसलिए हम बोलते हैं कि सर लाप्लास की बातों को हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो न्यूटन अंकल यहाँ पे गलत हो गए, ठीक है। गलत नहीं कह सकते, आप कह सकते हो कि सर उन्होंने जो असम्पशन दिया था वो उनका एक गलत हो गया, ठीक है। अगर हम आइडियल गैसेस के लिए हम थोड़ा सा एक डाई फॉर्मूला हमने कहा, आइडियल गैसेस की अगर हम बात करें तो पी बाय रो की वैल्यू को आरटी बाय एम नॉट से भी आप रिप्लेस कर सकते हो। तो आइडियल गैसेस के लिए एक फॉर्मूला और बन जाता है स्पीड का गामा आरटी बाय एम नॉट। देखिए आइडियल गैसेस के लिए ऑलरेडी हम 3 स्पीड पढ़ चुके होते हैं, जो मॉलिक्यूल की स्पीड होती है, आरएमएस स्पीड होती है ना, एवरेज स्पीड होता है और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है। आप बोलते हो आइडियल गैसेस में साउंड की स्पीड का फॉर्मूला ही आता है अंडर रूट ऑफ गामा आरटी बाय एम नॉट। तो वहां पे सिमिलर पैटर्न के फॉर्मूले बन रहे हैं, तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, जो कि यहां से उस स्पीड को कंपेयर कर दिया जाता है, ठीक है। मैंने चलिए थोड़े से साउंड के बारे में ही थोड़ी सी बात करें, तो मैंने कहा थोड़े से साउंड के बारे में और बात करें कि हमारे ह्यूमन ईयर की हम बात करें तो हमारे ह्यूमन ईयर जो ऑडिबल साउंड होता है, देखिए हर एक स्पेसीज के लिए अलग अलग ऑडिबल रेंज होती है। हम बात करें ये जब भी हम ऑडिबल की बात करें तो इसका मतलब हम वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन स्पेसीज, एक एडल्ट ह्यूमन की बात करते हैं। तो आप बोलते हो कि सर 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा और 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से कम वाला साउंड होता है, इस रेंज की फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को हम बड़े आराम से सुन सकते हैं। इससे नीचे चला जाएगा तो भी साउंड शायद हम नहीं सुन पाएंगे, और आप बोलते हो कि इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी के साउंड भी, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड भी हमारे ईयर्स सीधे डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। अब मैंने कहा सर अगर ऐसे साउंड जो अल्ट्रासोनिक होते हैं, अल्ट्रासोनिक का मतलब होता है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा हो, ऐसे साउंड को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, और अल्ट्रासोनिक साउंड वी कैन नॉट हियर, राइट। हमारी कुछ स्पीसीज एनिमल स्पीसीज हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड को हम सुन सकती हैं, आई गेस डॉग्स कम इन दैट कैटेगरी। इंफ्रासोनिक की बात करें जिनकी फ्रीक्वेंसी, ऐसे साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम है, तो हम इसलिए उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। सर एक और टर्म होता है सुपरसोनिक, कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं सुपरसोनिक। तो देखिए सुपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक जो दो टर्म्स हैं ये फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड के पे डिफाइन करते हैं। सुपरसोनिक वो है स्पीड ऑफ साउंड पे डिफाइन करते हैं। ऐसी कोई भी बॉडी जिसकी स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा होगी, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं सुपरसोनिक। सुपरसोनिक जेट्स के बारे में आपने काफी सुना होगा, राइट। उनकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज्यादा होती है, तभी जब वो आपको क्रॉस कर जाते हैं तब आपको उनका साउंड सुनाई देता है, राइट। तो ऐसे हम उनको जेट्स को हम बोलते हैं सुपरसोनिक। वी आर गोइंग टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, ठीक है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द स्टैंडिंग वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स मैंने वाला कि मान लो कि सर ये एक रोप है, रोप में अगर यहां से एक वेव पल्स जा रही है, अगर ये एंड फिक्स जाएगा, रिजिड एंड है, मतलब ये इस पॉइंट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, वेव है, वेव बोलेगा डिस्टर्बेंस अपने आप को खींचने की कोशिश करेगा, बट वो मूव नहीं कर पाएगा बिकॉज इट्स फिक्स्ड एंड। जब भी फिक्स्ड एंड और रिजिड एंड आता है तो आप बोलते हो कि सर फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की वजह से वो एक्शन टू द रिएक्शन करके वो उसको बल्कि नीचे और खींच लेता है, ये वाला एंड इसको नीचे खींच लेता है। तो जो रिफ्लेक्शन होके जाता है वो देखिए, जो वेव ऐसे वेव पल्स आई थी वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाती है, मतलब दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस आता है वो क्या है, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो वहां पे पाई मिल जाता है, ठीक है। मैंने कहा मान लियो अगर इंसिडेंट वेव की इक्वेशन आपने लिख रखी है a sin kx माइनस ओमेगा t, आप बोलोगे सर जाने वाली वेव जो भी, पहले तो देखो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही थी, ठीक है, आपने बोला नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही जाने वाली इक्वेशन, तो सबसे पहले तो यहाँ पे kx प्लस ओमेगा t आ गया, प्लस फेज डिफरेंस कितने का आ गया, पाई का आ गया, तो आपने बोला ये, तो आप बोलोगे ये आपकी रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन हो जाएगी, क्लियर। मैंने कहा अगर मैंने बोला ये एंड आपका फ्री होता है, दिस इज फ्री टू मूव, मैंने कहा सर ये इस तरीके से मूव फ्री मूव कर सकता है, तो आप बोलते जब भी ये इसको पुल करता तो ये इसके साथ पुल हो जाता, ठीक है। तो जब पुल हो जाता तो जो इंसिडेंट वेव आती है और रिफ्लेक्टेड वेव आती है उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 0 होता है।
कोई फेज डिफरेंस नहीं, जो वेव पल्स जैसे आई थी एग्जैक्टली वहां से वापस भी वैसे ही जा रही होती है। तो आप अगर इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिख रहे होते तो देखिए उसमें क्या होता, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, केवल डायरेक्शन चेंज हुई, इसलिए kx माइनस ओमेगा टी थी तो यहाँ पे kx प्लस ओमेगा टी हो गया और कोई फेज डिफरेंस नहीं आया है। तो ध्यान रखेंगे फेज और रिजल्ट एंड में जो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कुछ ऐसा होता है और फ्री एंड में कुछ इस तरीके से आता है फेज डिफरेंस। ठीक है, मैंने अब बात करते हैं स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बेसिकली, क्योंकि आप क्वेश्चन का जो मेजरली अभी तक आए हैं वो बेसिकली इस पोर्शन से आए हैं या इसके आगे वाले पोर्शन से आए हैं। अभी तक आपने बोला कि अगर आप स्ट्रिंग को देखते हैं, आप अगर बीच में से छेदते हैं तो आप देखते हैं कि वेव ऐसे ट्रैवल करते हुए फील आती है। आप जब भी देखेंगे तो आपको लगेगा वेव एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रही है। बट स्टैंडिंग वेव्स आर सच काइंड ऑफ वेव, जब भी आप एक साइड से वेव आ रही होती है, रिफ्लेक्ट होकर अगर दूसरी साइड से भी एक वेव आ रही है, ठीक है, ये तभी होगा जब एक साइड से वेव के बाद एक रिफ्लेक्शन से दूसरी साइड से वेव आ रही है। तो जब वो आप कह सकते हो सुपर इम्पोज होंगी, वो दोनों सुपर पोजिशन करेंगी किसी पॉइंट पे, तो वेव का जो फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि सर सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि वेव जो पार्टिकल्स है, मीडियम पार्टिकल, दे आर ऑसिलेटिंग एट देयर ओन मीन पोजीशन एंड नो वेव इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर एंड हियर। ठीक है, मैंने कहा यहां से वेव जा रही है और वहां से वेव रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, मान लीजिए। ठीक है, तो उनका जो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से हो रहा होता है कि आपको क्या लगता है सर वो वेव्स नहीं मूव कर रही, सिर्फ अपनी जगह पे पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसकी फील लेने के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि सर आप थोड़ा सा YouTube पे जाके डेफिनेटली सर्च कीजिए स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन, तो कई सारे एग्जांपल, इसमें एक MIT के एक प्रोफेसर स्टूडेंट ने वो उसको फॉर्म करा के दिखाया है। सर वाकई में आप एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, अभी मेरे पास प्रॉफ नहीं है, अदरवाइज आई कुड हैव शोन यू। आपने बोला कि सर एक रोप को जब आप मूव करा रहे तो आप देखोगे सिर्फ वो अपनी जगह से कोई वेव फॉर्मेशन, आप बोलते हो कि इधर से उधर जाते हुए आपको लगता ही नहीं कि कुछ ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी वेव एक इधर से आ रही है और एक इधर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, अच्छा कभी भी ऐसे दो वेव्स आ रही तो जरूरी नहीं कि वो स्टैंडिंग वेव फॉर्म, बहुत स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पर ही किसी भी मीडियम में स्टैंडिंग वेव फॉर्म होती है। ध्यान रखना, ये नहीं कि आपने यहाँ से एक वेव इंसिडेंट करा दी, यहाँ से एक रिफ्लेक्ट करा दी और वो आपस में कंबाइन होकर स्टैंडिंग वेव बन जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा एक मीडियम में बहुत स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज की वेव्स ही जाके, ठीक है, वो मीडियम पे डिपेंड करती हैं, तभी जाके स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होगा। कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेव जब आप क्रिएट करते हो तभी स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव में आप बोलते हो कि देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बेसिकली आप बोलते हो ना वेव इधर से इधर ट्रैवल कर रही है ना इस साइड ट्रैवल कर रही है, तो एक्चुअल में कोई एज सच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दिखता ही नहीं है। ठीक है, मैंने कहा जरा इसकी मैथमेटिकल पोर्शन की अगर हम बात करें, मैंने कहा y1 इज इक्वल टू a नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी एंड रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है a नॉट साइन kx प्लस ओमेगा टी। मान लिया ये दो वेव्स हैं, एक इधर से जा रही है और एक दूसरी साइड से आ रही है, ये दोनों कंबाइन होगी तो आप बोलोगे y इक्वल टू y1 प्लस y2 मिलेगा। और इनको अगर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्टेंट आता है वो आता है 2a नॉट साइन kx कॉस ओमेगा टी। अब ये फॉर्मेट देखिए आप, सर ये नॉर्मल वेव के फॉर्मेट से डिफरेंट आ रहा है, ये नॉर्मल वेव के फॉर्मेट से डिफरेंट आ रहा है क्योंकि देखिए ये इसका जो ये वाला कॉम्पोनेंट है दैट इज एम्पलीट्यूड। दिस एम्पलीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट फॉर एवरी अदर पार्टिकल, राइट। देखिए अलग अलग एक्स पे अलग अलग एम्पलीट्यूड आ रहा है, जबकि अभी तक आपने वेव पढ़ा था। देखिए ये एक जनरल वेव की इक्वेशन है, मैंने कहा ए चाहे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, किसी भी पार्टिकल की बात करो, हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी थी, a थी। बल्कि ये देखिए इस केस में आप बोलेंगे अलग अलग x के लिए अलग अलग एम्पलीट्यूड, ऑल्दो दैट एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट फॉर दैट पार्टिकल। उस पार्टिकल के लिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू फिक्स जरूर है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, बट अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ रही है। तो देखिए एक नॉर्मल वेव से तो ये डिफरेंट वेव दिख भी रहा है, इसमें आप बोलोगे अलग अलग एम्पलीट्यूड होगा अलग अलग पार्टिकल के लिए, राइट। मैंने कहा अगर आप देखोगे तो जनरली ये स्टैंडिंग वेव कुछ ऐसी दिख रही होगी, राइट, कुछ इस टाइप से लूप बना रहे होते हैं ना अपनी जगह पे। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग पार्टिकल हैं, ये ऑसिलेट कर रहे हैं। ये वाला पार्टिकल आपका इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 0 आएगा, ये अपनी जगह पर रहेगा, ये कभी मूव होता हुआ दिखेगा नहीं। ये वाला पार्टिकल आप अगर उस वेव को भी देखोगे तो ये दो पार्टिकल हो गए या ये वाला पार्टिकल हो गया, ये आपको हमेशा रेस्ट पे दिखेंगे, ये अपनी जगह मूव होते हुए ही नहीं दिखेंगे। जबकि ये वाला पार्टिकल इन दो पॉइंट के बीच में मूव कर रहा होगा, ये वाला पार्टिकल इन दो पॉइंट के बीच में मूव कर रहा होगा, ये वाला पार्टिकल। देखिए हर एक पार्टिकल के लिए एक लिमिटेशन सेट है, मतलब आप बोलोगे हर एक पार्टिकल के अलग अलग एम्पलीट्यूड है। ऑल्दो टाइम के साथ उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड फिक्स है, बट अपने बगल वाले पार्टिकल से वो डिफरेंट है, ठीक है। तो जो वेव इस तरीके से दिख रही होती है, ठीक है, कुछ इस टाइप से ऐसे वेव दिखेगी ना, इधर ट्रैवल करते हुए दिखेगी ना इधर, वो अपनी जगह पे ऑसिलेशन होते हुए दिखेगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। मैंने कहा सर अगर हम बात करें इस वेव की बात करें तो kx इक्वल टू n पाई है, ठीक है। अगर kx इक्वल टू n पाई है, देखिए साइन n पाई मतलब साइन अगर पाई की बात करें तो 0 होता है ना। 0 के टाइम तो आप बोलोगे एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो ऐसे पार्टिकल जिनके लिए जो x है, ऐसे कोई भी पार्टिकल जिनके x की वैल्यू n लैम्डा बाई 2 के टर्म्स में है, राइट, लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल्स में है। मैंने कहा सर ये वाला पार्टिकल n के वैल्यू 0 रखोगे तो ये वाला पार्टिकल आप बोलोगे यहाँ से यहाँ लैम्डा बाई 2 हो गया, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, लैम्डा बाई 2 हो गया,
ठीक है, फिर ये लैम्डा बाय 2 हो गया। तो लैम्डा बाय 2 के जो मल्टीपल है उन पार्टिकल के लिए जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं नोड्स, मतलब ऐसे पार्टिकल अपनी जगह से मूव होते हुए नहीं दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि सर वो पार्टिकल रेस्ट पर है। ठीक है, तो मैंने उनको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर इस इक्वेशन की बात करें तो आप बोलोगे x इक्वल टू n लैम्डा बाय 2 होगा। ऐसे पार्टिकल जो कि लैम्डा बाय 2 के मल्टीपल्स में है, ठीक है, जिनकी डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 के मल्टीपल्स में है, तो आप बोलोगे सर वहां पे क्या बन रहा होगा, नोड्स बन रहा होगा। मैंने कहा सिमिलरली अगर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 है तो साइन की वैल्यू होती है +1, ठीक है, या -1। तो आप बोलते हो कि सर अगर kx की वैल्यू ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 है, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाय 4। ये देखिए, ये वाला पार्टिकल यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखोगे तो कितनी आ रही है, लैम्डा बाय 4 आ रही है। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर यहां से यहां की बात करोगे तो 3 लैम्डा बाय 4 आएगी। तो जो लैम्डा बाय 4 मल्टीपल्स पर डिस्टेंस पर हैं, आप बोलोगे सर उनके लिए a की वैल्यू कैसी आ रही है, मैक्सिमम आती है, उनके लिए एम्पलीट्यूड कैसा आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। तो ऐसे पार्टिकल्स को या ऐसी पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एंटीनोड। देखिए ये पार्टिकल हैज गॉट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है, जबकि दीज पार्टिकल हैज गॉट द मिनिमम एम्पलीट्यूड दैट इज 0। तो इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं नोड्स और इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं एंटी नोड्स बोलते हैं। ये वाले पार्टिकल्स की पोजीशन है, इनको हम बोलते हैं एंटी नोड्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मैंने इसमें दो छोटे छोटे पॉइंट है। मैंने कहा डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव, दो कॉन्सेक्यूटिव अगर नोड्स की बात करें, देखिए ये एक नोड है, ये दो नोड है, ये तीसरा नोड है, तो दो कॉन्सेक्यूटिव नोड्स के बीच की बात करें तो उनके बीच की डिस्टेंस होती है लैम्डा बाय 2। मैंने कहा सिमिलरली अगर मैं दो कॉन्सेक्यूटिव एंटी नोड्स की बात करूं तो उनके बीच की भी डिस्टेंस होगी लैम्डा बाय 2। चाहे दो कॉन्सेक्यूटिव नोड्स ले लीजिए, चाहे दो कॉन्सेक्यूटिव एंटी नोड्स ले लीजिए, आप बोलेंगे सर उनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो होगी लैम्डा बाय 2। हाँ, अगर दो कॉन्सेक्यूटिव, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस, ये एक एंटी नोड है और ये एक नोड है, इनके बीच की डिस्टेंस बोलेंगे तो वो कितनी आती है, लैम्डा बाय 4। ये अगर हमें डायरेक्टली थोड़े याद रह जाते हैं तो हमारे क्वेश्चंस कभी कभी इन पर डायरेक्टली हेल्प मिलती है इन पॉइंट से, या फिर डायरेक्टली हमसे पूछ भी लेते हैं। तो ये कुछ बातें स्टैंडिंग वेव्स की। मैंने कहा आगे हमको बात करनी है सर स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप, जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एंड देयर आफ्टर वी हैव टू डिस्कस द डॉपलर इफेक्ट। तो आज की वीडियो में हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन पाइप के बारे में बात करेंगे, स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग की बात करेंगे एंड डॉपलर इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको आज के लेक्चर में कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं कहता हूं अगर डाउट नहीं भी है तो आप कमेंट जरूर करें। कोई भी चीज आपको अच्छी लगी, सर ये चीज अच्छी लगी, इस चीज में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, सर ये वीडियो में मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी, आप जो भी बताना चाहें, लेकिन डेफिनेटली आप कमेंट जरूर करें। मुझे पता चलना चाहिए यस आप लोग उस वीडियोस को देख रहे हैं, क्या आप उतना एफर्ट डाल पा रहे हैं, क्या आप उतना मोटिवेटेड हैं, क्या आपको लगता है कि आपका टारगेट अचीव हो पाएगा। जो भी थॉट्स हैं आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताया जरूर करिएगा। मैं हमेशा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं और आपके कमेंट्स पढ़ने की कोशिश जरूर करता हूं। और अगर मुझे उसमें कोई भी ऐसा लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं तो मैं डेफिनेटली कोशिश करता हूं कि मैं आपकी हेल्प जरूर करूं। अभी तक आपने अगर YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द YouTube चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। फॉर नाउ स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।